हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम अकाउंटेंसी के 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। सारे एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल रहे हैं और अकाउंटेंसी की सीरीज़ चल रही है। अब तक हम लोगों ने 609 क्वेश्चन को कवर कर लिया है और आज आगे की क्वेश्चन को कवर करेंगे। अब जो 50 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इस सेशन में वो इस टॉपिक से होगा, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, यानी अवकाश ग्रहण, मृत्यु, दिवालिया और विघटन। इस टॉपिक से 50 क्वेश्चन मिलेंगे और ये जो टॉपिक है ये भी पार्टनरशिप का ही एक टॉपिक है। पार्टनरशिप में दो टॉपिक था, एक इससे पहले जो मैंने एडमिशन कवर कराया जिसका वीडियो आपको सुबह में मिला होगा, और ये दूसरा है बी जो कि पार्टनरशिप का ही एक टॉपिक है, भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपके सामने 610। अब तक 609 क्वेश्चन जिन लोगों ने अकाउंटेंसी की नहीं देखा है वो फटाफट से जाके देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जितने भी क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं, क्योंकि आपको भी नहीं पता है और किसी को भी नहीं पता होगा कि क्वेश्चन कौन सा पूछ लेगा, और बिल्कुल सिलेक्टिव क्वेश्चन ही मैं करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 610 है, पुराने साझेदारों द्वारा त्यागे गए शेयरों का योग किसको दिए गए शेयरों के बराबर होता है? अपना अपना आंसर आप लोग करिए। The sum of the shares sacrificed by the old partners is equal to the share given to dash। आपका आंसर होगा न्यूली एडमिटेड पार्टनर, यानी नवीन प्रविष्ट साझेदार को दिए गए शेयरों के बराबर होता है। पुराने साझेदारों द्वारा त्यागे गया जो शेयर होता है उसका योग नवीन प्रविष्ट साझेदार के बराबर होता है। पुराने साझेदारों द्वारा त्यागे गए शेयरों का योग नवीन प्रविष्ट साझेदार को दिए गए शेयर के बराबर होता है। ये बहुत ही स्वाभाविक है कि नए साझेदार का हिस्सा पुराने साझेदारों से लेकर के ही बना होता है, तो ये पुराने साझेदारों के त्यागे गए हिस्सों के योग के बराबर ही होगा। अगला क्वेश्चन है, गार्नर एवं मर्रे नियम के अनुसार साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में ऋण शोध क्षमताधारी साझेदार दिवालिया साझेदार की कमी को किस अनुपात में वहन करेंगे? यानी अंडर गार्नर वर्सेस मर्रे रूल, इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, सॉल्वेंट पार्टनर विल हैव टू शेयर द डेफिशिएंसी ऑफ इनसॉल्वेंट पार्टनर इन। आपका आंसर होगा एडजस्टेड कैपिटल रेशियो, यानी शोध क्षमताधारी साझेदार दिवालिया साझेदार की कमी को समायोजित पूंजी अनुपात में वहन करेंगे। गार्नर एवं मर्रे नियम के अनुसार साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में ऋण शोध क्षमताधारी साझेदार दिवालिया साझेदार की कमी को अपने समायोजित पूंजी अनुपात में वहन करेंगे। इस नियम के अनुसार यदि साझेदार दिवालिया हो जाता है तो अन्य शोधनीय साझेदार उस कमी को अपने अपने पूंजी के अनुपात में साझेदारी फर्म में लेकर के जाएंगे। अगला क्वेश्चन, जब साझेदारों के बीच इस आशय का कोई स्पष्ट समझौता ना हो तथा साझेदारी संलेख में भी इस संबंध में कोई प्रावधान ना हो तो साझेदारों को उनके द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा? यानी इंटरेस्ट ऑन लोन बी अलाउड बी पार्टनर्स वेयर देयर इज नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स to this effect, and also partnership deed does not have any provision regarding this। तो जो ऋण दिए जाएंगे वो किस ब्याज पर दिया जाएगा? आपका जवाब होगा 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा, यानी अलाउड इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब साझेदारी संलेख उपस्थित ना हो ऐसी अवस्था में साझेदार किसी भी प्राप्ति के हकदार नहीं होंगे सिवाय किसके? लाभ हानि अनुपात के बराबर होगा और ऋण पर ब्याज 6% की दर से देय होगा। अन्य किसी भी प्रकार का वेतन, कमीशन अथवा ब्याज देय नहीं होगा। नेक्स्ट, साझेदारी के विघटन के मामले में यदि एक भागीदार का पूंजी खाता एक निकासी पूंजी दर्शाता है और बाद में वो दिवालिया हो जाता है तो लेखांकन उपचार क्या होगा? यानी इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप
If a partner's capital account shows a debit balance and he subsequently turns out to be insolvent, so what will be the accounting treatment? ये consider the case laws. आंसर करिए. आपका जवाब होगा ऑप्शन ए. हानि विलायक भागीदारों द्वारा पूंजी अनुपात में वहन की जानी चाहिए, यानी द लॉस हैज़ टू बी बॉर्न इन द कैपिटल रेशियो बाय द सॉल्वेंट पार्टनर्स. आपका जवाब होगा हानि विलायक भागीदारों द्वारा पूंजी अनुपात में वहन की जानी चाहिए. ये लेखांकन उपचार होगा. ऑप्शन ए. गार्नर बनाम मर्रे नियम के अनुसार यदि कोई भी साझेदार दिवालिया हो जाए और उसका पूंजी खाता डेबिट बैलेंस दिखाए तो ऐसे में हानि को विलायक भागीदार या फिर सॉल्वेंट साझेदारों द्वारा उनकी पूंजी के अनुपात में वहन किया जाना चाहिए. अगला क्वेश्चन है, गार्नर बनाम मर्रे के नियमानुसार दिवालिया साझेदार की कमी को शोधक्षम साझेदार बांटते हैं. अपने किस अनुपात में बांटते हैं? शोधक्षम साझेदार. यानी एज पर द रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मर्रे द डिफिशियंसी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर इज शेयर्ड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर. आपका जवाब होगा कैपिटल रेशियो में, यानी पूंजी अनुपात में बांटते हैं. गार्नर बनाम मर्रे के नियम के अनुसार दिवालिया साझेदार की कमी को शोधक्षम्य साझेदारों में पूंजी अनुपात में यानी कैपिटल रेशियो में बांट दिया जाता है, जबकि वसूली की हानि को शोधक्षम्य साझेदारों में लाभ अनुपात में यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है. अगला क्वेश्चन, फर्म के विघटन पर इसकी संपत्तियां वसूली खाते में हस्तांतरित की जाती है. किस पर की जाती है? ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इट्स एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एट. आपका जवाब होगा बुक वैल्यू पर, पुस्तक मूल्य पर. ऑप्शन ए. फर्म के विघटन पर इसकी संपत्तियों को पुस्तक मूल्य पर वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है. साझेदारी संस्था की संपत्तियों के मूल्य को इसके डेबिट पक्ष में लिखा जाता है. यहाँ संपत्तियों से आशय केवल उन्हीं संपत्तियों से होता है जो कि वास्तव में संपत्तियां हो, लेकिन रोकड़ या बैंक बाकी को वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है. तो ये होगा इसका जनरल प्रविष्टि. रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट रिकॉर्ड, book values asset, the sundry asset account, the same. So being book value of assets transferred to realization account. ये है इसका जनरल प्रविष्टि फॉर्मेट. अगला क्वेश्चन, फर्म के विघटन पर पुस्तकों में ना लिखे गए एक दायित्व को क्या किया जाता है? ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इज. क्या किया जाता है फर्म के विघटन पर पुस्तकों में ना लिखे गए एक दायित्व को? आपका जवाब होगा वसूली खाते में डेबिट किया जाता है. डेबिटेड ऑन रियलाइजेशन अकाउंट. ऑप्शन ए. फर्म के विघटन पर पुस्तकों में ना लिखे गए एक दायित्व को वसूली खाते यानी रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है. वसूली खाता साझेदारी फर्म के विघटन पर तैयार किया जाता है. इस खाते को साझेदारी की संपत्तियों और वसूली व्ययों के डेबिट किया जाता है. वसूली व्ययों से डेबिट किया जाता है और दायित्वों एवं संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशियों से क्रेडिट किया जाता है. इस खाते के डेबिट योग और क्रेडिट योग का अंतर लाभ या हानि होता है. लाभ हानि को साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाता है. तो इस तरीके से ये एक अवास्तविक या नाम मात्र खाता होता है. रियलाइजेशन अकाउंट को रियलाइजेबल अकाउंट भी कहा जाता है. ये है स्पेसिमेन रियलाइजेशन अकाउंट. इसमें 4 कॉलम होते हैं. इस पार्टिकुलर में टू सन्ड्राई एसेट राइट नेम ऑफ ऑल सेपरेटली इस अमाउंट में होगा बुक वैल्यू. और इधर पार्टिकुलर्स में बाय सन्ड्राई क्रेडिटर्स
पेएबल अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे बुक वैल्यू। इधर पार्टिकुलर्स में टू बैंक अकाउंट पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज बुक वैल्यू, और इधर लोन अकाउंट बैंक ओवरड्राफ्ट रिजर्व फॉर डीडी। इधर टू पार्टनर्स और करेंट अकाउंट बुक वैल्यू, बाय बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज्ड, टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बुक वैल्यू, बाय पार्टनर्स अकाउंट करेंट अकाउंट, और टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ये रिम्यूनरेशन है और ये एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। इधर पार्टिकुलर्स में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल और करेंट अकाउंट बैलेंस फिगर, इधर ABC करके ये बैलेंस फिगर होगा, और इधर अमाउंट में इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखेंगे, और इधर पार्टिकुलर में बाय लेस ट्रांसफर टू कैपिटल और करेंट अकाउंट, और इधर अमाउंट में इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये है स्पेसिमेन रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। अगर आप इसको पॉज करके इस फॉर्मेट को समझना चाहते हैं कि कहाँ पे क्या होगा, तो आप इसको पॉज करके समझ सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्म के विघटन पर अशोध्य ऋण संचय खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। किसमें हस्तांतरित किया जाता है? ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। किसमें हस्तांतरित किया जाता है? आपका आंसर होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, वसूली खाते में शेष हस्तांतरित किया जाता है। फर्म के विघटन पर अशोध्य ऋण संचय खाते के शेष को वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। वसूली खाता फर्म के विघटन के समय बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन। जब साझेदारी फर्म का विघटन किया जाता है तब फर्म की पुस्तकों को निम्नलिखित खाता खोला जाता है। कौन सा खाता खोला जाता है? When the partnership firm is dissolved, the following account is opened in the books of firm. आपका जवाब होगा रियलाइजेशन अकाउंट खोला जाता है, वसूली खाता। फर्म के विघटन पर ये जो खाताएं बनाए जाते हैं ताकि संबंधित खाते बंद हो सके, तो फर्म के विघटन पर ये खाते बनाए जाते हैं ताकि संबंधित खाते जो हैं वो बंद हो सके। कौन से खाते? रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर्स लोन अकाउंट यानी साझेदार का ऋण खाता, और कैश और बैंक अकाउंट यानी रोकड़ या बैंक खाता, बैंक का खाता। अगला क्वेश्चन। गार्नर बनाम मर्रे के नियम के अनुसार किसी साझेदार के दिवालिया होने के कारण हुई हानि को अन्य साझेदारों में बांटा जाना चाहिए। उनके किस अनुपात में? एज पर द रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मर्रे, एनी लॉस दैट अराइजेज ड्यू टू बीइंग इंसॉल्वेंट ऑफ एनी पार्टनर शुड बी डिवाइडेड अमंग अदर पार्टनर्स इन देयर। आपका जवाब होगा प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो यानी लाभ हानि बंटन अनुपात में। ऑप्शन ए, लाभ हानि बंटन अनुपात में बांटा जाना चाहिए। गार्नर और मर्रे के नियम के अनुसार किसी साझेदार के दिवालिया होने के कारण हुई हानि को अन्य साझेदारों में लाभ हानि बंटन अनुपात में बांटा जाना चाहिए, जबकि पूंजी की कमी को शेष साझेदारों को पूंजी अनुपात में वहन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन किया जाएगा किसके द्वारा? प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवॉल्यूशन विल बी बोर्न बाय। आपका जवाब होगा ये दोनों तो नहीं है, ना ही सभी साझेदारों द्वारा, ना ही नए साझेदारों के द्वारा, पुराने साझेदारों के द्वारा। ऑप्शन सी, द ओल्ड पार्टनर्स। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को पुराने साझेदारों द्वारा वहन किया जाता है। नए साझेदार के प्रवेश पर कभी कभी फर्म की संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन कर लाभ या हानि निकाली जाती है, जिससे कि पुराने साझेदारों के पूंजी खातों को लाभांश अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसके लिए एक खाता बनाया जाता है जिसे कि पुनर्मूल्यांकन खाता या फिर लाभ हानि समायोजन खाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
सेवानिवृत्त के बाद सेवानिवृत्त साझेदारों पर देयताओं की जिम्मेदारी बनी रहती है, यानी अ रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यूज टू बी लाइएबल फॉर ऑब्लिगेशंस इनकर्ड आफ्टर हिज रिटायरमेंट। आपका आंसर होगा यदि वो सार्वजनिक सूचना नहीं देता, इफ़ ही डज नॉट गिव पब्लिक नोटिस। सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्त साझेदार पर देयताओं की जिम्मेदारी बनी रहती है यदि वो सार्वजनिक सूचना नहीं देता। ऑप्शन बी, एक साझेदार अन्य सभी साझेदारों की सहमति से ही किसी कंपनी से सेवानिवृत्त हो सकता है। सेवानिवृत्त होने वाला साझेदार देयताओं की जिम्मेदारी से तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक कि वो अन्य साझेदारों के सक्षम में लिखित रूप से कोई करार या फिर समझौता नहीं करता है। ये सेवानिवृत्त होने वाले साझेदार का कर्तव्य होता है कि अपनी सेवानिवृत्ति की सूचना अन्य साझेदारों को दे, अन्यथा उस साझेदार के ऊपर देयताओं की जिम्मेदारी बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, गार्नर बनाम मर्रे के नियम के अनुसार दिवालिया साझेदार की हानि को अन्य साझेदारों में बांटा जाना चाहिए। किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए? पूंजी अनुपात में। ऑप्शन ए, गार्नर बनाम मर्रे के नियम के अनुसार दिवालिया साझेदार की हानि का शेष अन्य साझेदारों में पूंजी के अनुपात में बांटा जाना चाहिए, जबकि वसूली की हानि को शोधक्षम्य साझेदारों द्वारा लाभ हानि विभाजन अनुपात में नगद रूप में लाया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगला क्वेश्चन, सबके कितने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं? आप अपने क्वेश्चन भी काउंट करते चलिए और बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। फर्म के ऋणों के लिए साझेदारों का दायित्व होता है। क्या दायित्व होता है? लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर फर्म्स डेब्ट इज। आपका आंसर होगा जॉइंट एंड सेपरेट, संयुक्त एवं पृथक। फर्म के ऋणों के लिए साझेदारों का जो दायित्व होता है वो संयुक्त और पृथक होता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार प्रत्येक साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। ये दायित्व संयुक्त एवं पृथक दोनों प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारों के ऋण पर डैश वार्षिक ब्याज दिया जाता है। इस क्वेश्चन का कल भी कितनी बार मैंने सॉल्यूशन बताया और अब आपने आंसर कर ही दिया होगा बहुत ही सिंपली। ऑप्शन बी, 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है, एनम। स्पष्ट अनुबंध या फिर साझेदारी संलेख के अभाव में कुछ नियम लागू होते हैं। तो ये 5 नियम हैं जो दिया हुआ है यहाँ पे। साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन बराबर अनुपात में होता है। साझेदारों की पूंजी का ब्याज नहीं दिया जाता है। साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाता है। साझेदारों को वेतन अथवा पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है। 6% वार्षिक दर से। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6%। नेक्स्ट, फर्म के लाभों का हिस्सा प्राप्त करने के लिए नए साझेदारों को कितने की राशि देनी होती है? डैश की राशि देनी होती है। आपका आंसर होगा ख्याति की राशि देनी होती है। ऑप्शन बी, ख्याति की राशि। फर्म के लाभों का हिस्सा प्राप्त करने के लिए नए साझेदारों को अपने हिस्से की पूंजी की राशि के साथ साथ ख्याति की राशि भी देनी होती है। एक प्रवेश करने वाला साझेदार अपने हिस्से की पूंजी की राशि से जो भी अधिक राशि भुगतान करता है वो उसके हिस्से की ख्याति की राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम तथा महावीर एक फर्म में 5:3 के अनुपात में साझेदार थे। उन्होंने नवीन को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया। साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा? साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात। इस टाइप के कितने सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए कल भी और आज का भी। अगर आपने सेशन देखा होगा तो उसमें भी मैंने बताया हुआ है। बिल्कुल वही प्रोसेस है, वही मेथड है। इन दोनों का लाभ अनुपात दिया हुआ है, इसका भाग दिया हुआ है 1/5,
नए साझेदार नवीन का कुल लाभ में भाग 1/5 है, तो गौतम और महावीर का शेष लाभ आप 1 माइनस करके निकालेंगे तो 4/5 है। और बस वही करना है आपको, शेष में जितना 4/5 निकला है उसमें आप गौतम का हिस्सा निकालेंगे और फिर उतने ही भाग में महावीर का हिस्सा निकालेंगे। उसके बाद इन तीनों का रेशियो निकालना है, लाभ अनुपात, और आपका आंसर आना चाहिए 5:3:2। 5, 3 और 2 का रेशियो बनेगा, आपका आंसर आएगा 5:3:2। अगर आप इसको पॉज करके देखना चाहते हैं तो लीजिए, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ, ब और स का लाभ हानि अनुपात 5, 3 और 2 का रेशियो है। बी के अवकाश ग्रहण करने पर अ तथा स का लाभ हानि अनुपात क्या होगा? इसको पॉज करिए और सॉल्व करिए। अ, ब और स का लाभ हानि अनुपात 5:3:2 है। ऐसी स्थिति में यदि बी ने अवकाश ग्रहण कर लिया तो ए और सी का लाभ हानि अनुपात होगा 5:2। ए और सी का, ऐसा इसलिए क्योंकि अवकाश ग्रहण साझेदार के लाभ के भाग को शेष साझेदारों द्वारा पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट लिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? अ और स का लाभ हानि अनुपात, तो 5:2 आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर उसके हिस्से की ख्याति को शेष साझेदारों के पूंजी खाते में किस अनुपात में डेबिट की जाएगी? आंसर करिए, किस अनुपात में डेबिट की जाएगी? लाभ प्राप्ति, ऑप्शन बी। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर उसके हिस्से की ख्याति शेष साझेदारों के पूंजी खाते में लाभ प्राप्ति के अनुपात में डेबिट की जाएगी। यहाँ पे लाभ प्राप्ति अनुपात से मतलब ये हुआ कि अवकाश ग्रहण करने से पूर्व सभी साझेदारों के मध्य विद्यमान लाभ हानि अनुपात से है। सही जवाब होगा लाभ प्राप्ति। अगला क्वेश्चन, फर्म के समापन पर संपत्तियों का हस्तांतरण करने पर वसूली खाता को क्या किया जाता है? वसूली खाते को, आंसर करिए, डेबिट किया जाता है, ऑप्शन ए। फर्म के समापन पर संपत्तियों का हस्तांतरण करने पर वसूली खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है, जबकि दायित्वों के हस्तांतरण पर वसूली खाते को क्रेडिट किया जाता है। जब एक फर्म का समापन होता है तो ऐसी स्थिति में संपत्तियों की वसूली और दायित्वों के भुगतान के संबंध में वसूली खाता खोला जाता है, जिसके डेबिट पक्ष में वसूली से प्राप्त राशि को लिखते हैं और क्रेडिट पक्ष में भुगतान की जाने वाली राशि को दिखाया जाता है। अब आते हैं मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन पे, और ये है सूची फर्स्ट और ये है सूची सेकंड। अब इसको मैच करिए। साझेदार का ऋण कितना होता है? साझेदार के ऋण पे जो ब्याज होता है वो 6% होता है। साझेदार की मृत्यु, इसके लिए कौन सा बीमा होता है? संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी होता है। व्यवसाय में हानि किससे संबंधित है? लाभ हानि खाते का डेबिट शेष। पुनर्मूल्यन खाता, ये लाभ हानि समायोजन खाता होता है। यानी आपका आंसर होगा दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा, ऑप्शन ए। साझेदार का जो ऋण है उस पर ब्याज 6% होता है। साझेदार की मृत्यु, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, व्यवसाय में हानि, लाभ हानि खाते का डेबिट शेष, पुनर्मूल्यांकन खाता, ये लाभ हानि समायोजन खाता होता है। अगला क्वेश्चन, गार्नर बनाम मर्रे नियम लागू होता है। कब लागू होता है? जब कुछ साझेदार दिवालिया हो, तब लागू होता है। गार्नर बनाम मर्रे का नियम एक या एक से अधिक साझेदारों के दिवालिया होने पर लागू होता है, लेकिन सभी नहीं। इस स्थिति में वसूली की हानि को शोध क्षम्य साझेदारों द्वारा लाभांश अनुपात में नगद रूप में लाया जाएगा, जबकि पूंजी की कमी को पूंजी के अनुपात में। ये जो नियम है ये 1903 में बना, 1903 में। अगला क्वेश्चन,
एक साझेदारी फर्म के द्वारा वसूली खाता तैयार किया जाता है। किस पर तैयार किया जाता है, किस समय में? फर्म के विघटन के समय तैयार किया जाता है। एक साझेदारी फर्म के विघटन के रूप में साझेदारी फर्म का वसूली खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ए और बी साझेदार हैं। ए की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो क्या हो जाएगी? आंसर करिए। तो फर्म और साझेदारी दोनों समाप्त हो जाएगी। यदि फर्म में मात्र ए और बी दो ही साझेदार हैं, ऐसी स्थिति में यदि साझेदार ए की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो फर्म और साझेदारी दोनों समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अकेला एक साझेदार साझेदारी व्यवसाय को नहीं चला सकता है। लेकिन यदि यहाँ पे साझेदारों की संख्या 3 हो, यानी ए, बी और सी होती, तो केवल साझेदारों के मध्य साझेदारी का समापन होता, फर्म का समापन नहीं होता। अगला, एक साझेदारी समझौता समाप्त हो जाता है। किस पर समाप्त हो जाता है? आपका जवाब होगा एक साझेदारी की अवकाश ग्रहण करने पर भी समाप्त हो जाता है, एक साझेदार की मृत्यु पर समाप्त हो जाता है, एक साझेदार के दिवालिया होने पर भी समाप्त हो जाता है। यानी आपका जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। एक साझेदारी समझौता समाप्त हो जाता है इन सारे कंडीशन पे। फर्म के साझेदार के मध्य साझेदारी समझौते का समापन जिन परिस्थितियों में समाप्त हो जाता है, जिन कंडीशन पर, वो ये कंडीशन है, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, एक साझेदार की मृत्यु पर और एक साझेदार के दिवालिया होने पर। नेक्स्ट, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त रकम किस रूप में साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट होगी? बताइए, किस रूप में क्रेडिट होगी? आपका जवाब होगा सभी साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में क्रेडिट होगा, ऑप्शन ए। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी यानी जॉइंट लाइफ पॉलिसी से प्राप्त रकम को सभी साझेदारों के पूंजी खाते में लाभ हानि विभाजन अनुपात में क्रेडिट कर दिया जाता है। अगला, अ, ब और स साझेदार हैं तथा लाभ हानि का वितरण इनका है 1/2, 1/2, 1/3 और 1/6 इनके अनुपात में करते हैं लाभ हानि का वितरण। तो सी की मृत्यु हो जाती है। अब ए और बी का अर्जन यानी गेनिंग अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ए और बी का गेनिंग अनुपात, अर्जन अनुपात, ए, बी और सी का जो लाभ विभाजन अनुपात था वो 1/2 = 1/3 और 1/6। 1/2, 1/3 और 1/6 के रेशियो में है इन तीनों का लाभ विभाजन अनुपात, यानी जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 3/6, 2/6 और 1/6। मृत्यु होने वाला जो साझेदार है वो सी है और इसका भाग है 1/6। तो साझेदार सी यानी स मृत्यु होने पर शेष अ और ब साझेदार का नया लाभ अनुपात क्या बनेगा? 3:2 बनेगा। तो क्या पूछ रहा है, ए बी का अर्जन अनुपात क्या होगा? अर्जन अनुपात बराबर होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो बस आपको क्या करनी है, ए का अर्जन अनुपात निकालेंगे 3/5 माइनस 3/6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 18/30 माइनस 15/30 होगा, माइनस करेंगे 3/30 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो 1 3 1 3 और 3 10 30, 1/10 हो जाएगा। उसी प्रकार से बी का अर्जन अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 निकलेगा। तो ए और बी का अर्जन अनुपात कितना निकलेगा, ए का 1/10 और बी का 1/15। रेशियो निकालेंगे तो 3:2 होगा, 3:2 का रेशियो बनेगा। आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 3:2। इसको आप पॉज करके देखना चाहते हैं मेथड तो आप देख सकते हैं, बहुत इजी मेथड है। इस प्रकार की कई सारे क्वेश्चन कल से चले आ रहे हैं, एकदम आपके दिमाग में उतर गया होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी समझौते के अभाव में ये माना जाता है कि एक नया साझेदार पुराने साझेदारों से अपना लाभ का हिस्सा प्राप्त करता है। किस अनुपात में प्राप्त करता है? त्याग अनुपात में प्राप्त करता है, ऑप्शन सी, त्याग अनुपात में। किसी स्पष्ट समझौते के अभाव में ये माना जाता है कि एक नया साझेदार पुराने साझेदारों से अपने लाभ का हिस्सा त्याग अनुपात में प्राप्त करता है। त्याग अनुपात की जो गणना होती है वो इस फॉर्मूले से होती है, त्याग अनुपात = पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात।
ये होता है फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर संयुक्त जीवन बीमा से प्राप्त राशि किस रूप से साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट होगी? बताइए किस रूप में क्रेडिट होगी? किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर संयुक्त जीवन बीमा से प्राप्त राशि किस रूप में साझेदारों से पूंजी खाते में क्रेडिट होगा? आपका जवाब होगा सभी साझेदारों के लाभ हानि बंटन अनुपात में साझेदारों की पूंजी खाते में क्रेडिट होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त राशि को सभी साझेदारों के लाभ हानि बंटन के अनुपात में पूंजी खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की प्रीमियम की राशि का भुगतान साझेदारी फर्मों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्स और वाई का रेशियो दिया है 3:1। ये लाभ विभाजन अनुपात के साझेदार हैं। वो जेड को साझेदार के रूप में शामिल करते हैं जो कि 8,000 रुपीज़ की राशि ख्याति के लिए देता है, 8,000 रुपये। यदि नया लाभ विभाजन अनुपात एक्स वाई और जेड से 2:1:1 का 2:1 का रेशियो है तो ख्याति की राशि जमा की जाएगी। कितनी राशि जमा की जाएगी ख्याति की? एक्स और वाई लाभ अनुपात के 3:1 अनुपात के साझेदार हैं तो वे जेड को साझेदार के रूप में शामिल करते हैं जो कि 8,000 रुपये की राशि ख्याति के लिए देता है। यदि नया लाभ विभाजन अनुपात एक्स वाई और जेड में 2:1:1 है तो एक्स और वाई के खाते में उनके त्याग के अनुपात लाई गई ख्याति राशि में जमा की जाएगी। लाई गई ख्याति त्याग के अनुपात में जमा की जाएगी। तो इसलिए त्याग केवल एक्स कर रहा है, इसलिए ख्याति की राशि भी केवल एक्स को ही मिलेगी। तो आपका जवाब क्या होगा? केवल एक्स को। ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट, साझेदारी समझौते के अभाव में किसी साझेदार के ऋण पर स्वीकृति की जा सकने वाली ब्याज की दर कितनी होगी? ये तो आपको एकदम अच्छे से याद हो गया होगा, 6% होगी। इसी को कहते हैं प्रैक्टिस। साझेदारी समझौते के अभाव में किसी साझेदार के ऋण पर स्वीकृत की जा सकने वाली ब्याज की दर 6% वार्षिक होगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई साझेदार अन्य साझेदार से अधिक राशि पूंजी के रूप में देता है तब भी कोई ब्याज देय नहीं होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, इसको पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए। कई सारे क्वेश्चन हो चुके इस टाइप के। एक्स और वाई एक फर्म के साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को 2:1 के रेशियो में के अनुपात में बांटते हैं और जिनकी पूंजी खाते का शेष यानी क्रेडिट 50,000 और 30,000 है। यदि वाई की सहमति से एक्स के हित का आधा जेड यानी जेड को 30,000 प्राप्त होता है, 30,000 रुपये, तो जेड की पूंजी खाता कितनी राशि से क्रेडिट किया जाएगा? सॉल्व करिए इसको। एक्स और वाई एक फर्म के साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं और जिनकी पूंजी खाते का शेष 50,000 और 30,000 रुपीज़ है। यदि वाई की सहमति से एक्स के हित का आधा जेड 30,000 रुपये प्राप्त करता है तो जेड की पूंजी खाता 25,000 रुपये की राशि से क्रेडिट किया जाएगा। तो शेष 5,000 रुपये की राशि ख्याति के रूप में होगी, यानी जो फॉर्मेट बनेगा वो ये बनेगा: बैंक अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 30,000 टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 25,000 टू गुडविल अकाउंट 5,000। So being capital and goodwill received in the case from Z। ये होगा फॉर्मेट। सॉल्यूशन को पॉज करिए और समझिए, अपना आंसर करिए। आपका जवाब आना चाहिए 25,000 रुपये। अब आते हैं मैच द कॉलम पे जो कि क्वेश्चन नंबर 642 है। अब तक कितने क्वेश्चन आपके इतने में सही हुए हैं? 1 to 643 में से आप बताइए ज़रूर से। चलिए 642 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है मैच द कॉलम। व्यवसाय में हानि। व्यवसाय में हानि होता है लाभ हानि खाते का डेबिट शेष, ठीक है। और साझेदार का ऋण किससे संबंधित है? साझेदार का ऋण कितना होता है? 6% ब्याज।
साझेदार की मृत्यु किस जीवन बीमा पॉलिसी से संबंधित है? अभी आपने ऊपर किया, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। पुनर्मूल्यांकन खाता किससे संबंधित है? ये होता है लाभ हानि समायोजन खाता। व्यवसाय में हानि, लाभ हानि खाते का डेबिट शेष, साझेदार का ऋण 6% ब्याज। साझेदार की मृत्यु कौन सी पॉलिसी? संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। मूल्यांकन खाता, लाभ हानि समायोजन खाता। आपका जवाब होगा तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला, ऑप्शन ए। ठीक है, व्यवसाय में हानि, लाभ हानि खाते का डेबिट शेष, साझेदार का ऋण 6% ब्याज, साझेदार की मृत्यु संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी है, और पुनर्मूल्यांकन खाता लाभ हानि समायोजन खाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। अगला, गार्नर बनाम मर्रे का विवाद हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गार्नर बनाम मर्रे का विवाद, आंसर करिए। इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन डी, इंग्लैंड में। 1903 में ब्रिटिश न्यायाधीश जॉयस ने ब्रिटिश साझेदारी अधिनियम 1890 के अनुसार गार्नर व मर्रे विवाद में जो निर्णय दिया वही गार्नर बनाम मर्रे विवाद के नाम से प्रसिद्ध है। गार्नर और मर्रे के अतिरिक्त उनके साझेदारी फर्म के एक अन्य साझेदारी विल्किंस भी था, जो कि दिवालिया हो गया था। तो स्पष्ट है कि गार्नर बनाम मर्रे का विवाद जो है वो इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, जब साझेदारों को अपनी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो वो सामान्यतः गणना की जाती है। किसमें गणना की जाती है? आपका जवाब होगा वर्ष की आरंभिक पूंजी पर गणना की जाती है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 13C के अनुसार साझेदारों की पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान नहीं है, भले ही उन्होंने पूंजी की अलग अलग मात्रा लगाई हो। लेकिन यदि साझेदारों के मध्य साझेदारी संलेख है तो साझेदारों को पूर्व निर्धारित दर पर वर्ष के आरंभ में लगाई गई पूंजी पर ब्याज प्रदान किया जाता है। अगला, साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान का हस्तांतरण किया जाता है। किसमें किया जाता है? वसूली खाते में किया जाता है, ऑप्शन बी, वसूली खाते में। साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान को वसूली खाते यानी रियलाइजेशन अकाउंट में हस्तांतरित किया जाता है। यानी विघटन के समय चिट्ठे की संपत्ति की ओर देनदारों की राशि से अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋणों का संचय घटा करके दिखाया गया है। तो वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में देनदारों की पूरी राशि लिखी जाएगी और अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋणों के संचय की राशि वसूली खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाएगी। आपका जवाब होगा वसूली खाते में। नेक्स्ट, किसी साझेदार द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज की गणना के लिए ब्याज की गणना हेतु निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है? बताइए, किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है? गुणनफल विधि का, ऑप्शन सी, गुणनफल विधि। किसी साझेदार द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज की गणना हेतु जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है वो विधि है गुणनफल विधि, औसत भुगतान विधि, साधारण विधि। ये 3 विधि हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि जो ऑप्शन है उसमें गुणनफल विधि जो है वो आहरण पर ब्याज की गणना का विधि है। अगला, साझेदारी फर्मों का एकीकरण होने पर संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाला लाभ किस पे किया जाता है? साझेदारों की पूंजी में क्रेडिट किया जाता है, ऑप्शन बी। साझेदारी फर्मों का एकीकरण होने पर संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ को साझेदारों की पूंजी में क्रेडिट किया जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साझेदारी फर्मों का एकीकरण होने पर संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन होने वाले लाभ को साझेदारी के पूंजी खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। पुनर्मूल्यांकन होने वाले लाभ या फिर हानि को साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में बांटा जाना चाहिए और संपत्तियों और दायित्वों को नए मूल्य पर चिट्ठे में दिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, साझेदारों को उनके द्वारा फर्म को
दिए गए ऋण पर ब्याज दिया जाता है? कितना दिया जाता है ब्याज? 6%, ऑप्शन बी। किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में साझेदारों द्वारा उनके फर्म को दिए गए ऋण पर 6% की दर से ब्याज देय होता है, जबकि यदि किसी साझेदार ने अपने हिस्से से अधिक पूंजी फर्म में लगाई है तो उसे कोई भी ब्याज देय नहीं होता है। अगला, साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान, इसको हस्तांतरित किस पे किया जाता है? अभी आपने ऊपर इसका आंसर किया है, आपका जवाब होगा वसूली खाते में, ऑप्शन सी। साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को वसूली खाते, रियलाइजेशन अकाउंट में हस्तांतरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ मदों को भी वसूली खाते में हस्तांतरित करते हैं। वो मद ये हैं: संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय, दायित्वों का लेखा, विघटन व्ययों का लेखा और दायित्वों के भुगतान का लेखा, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, जब साझेदारों को ब्याज दिया जाता है तो इसकी गणना सामान्यतः की जाती है। किस पे की जाती है इसकी गणना? जब साझेदारों को ब्याज दिया जाता है तो वर्ष के आरंभ में पूंजी पर की जाती है। वर्ष के आरंभ में सामान्यतः साझेदारों को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होता, लेकिन यदि साझेदारों के मध्य इस प्रकार का आपसी समझौता हुआ है तो उनके द्वारा दी गई अतिरिक्त पूंजी पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है। तो इस ब्याज की गणना वर्ष के आरंभ की पूंजी पर की जाती है। अगला, फिर वही क्वेश्चन, साझेदारों को उनके द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 6% दिया जाता है, ऑप्शन बी। किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में साझेदारों द्वारा उनके फर्म को दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज देय होता है, जबकि यदि किसी साझेदार ने अपने हिस्से से अधिक पूंजी में फर्म में लगाई है तो उसे कोई भी ब्याज देय नहीं होता है। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में इतना ज़्यादा डीपली अंदर सबकॉन्शियस माइंड में आपके चला गया होगा कि आप बिल्कुल भी कभी भी नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी फर्मों का एकीकरण होने पर संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाला लाभ क्या किया जाता है? साझेदारी फर्मों का एकीकरण होने पर संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाला लाभ होता है, आपका जवाब होगा साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है, ऑप्शन बी। साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है। साझेदारी फर्मों का एकीकरण होने पर संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ को साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ या हानि को साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में बांटना चाहिए और संपत्तियों और दायित्वों को नए मूल्य पर चिट्ठी में दिखाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, फर्म के विघटन पर ऐसा दायित्व चुकाए जाने पर जिसका लेखा नहीं किया जाता है, जिस खाते में डेबिट किया जाता है, वो कौन सा खाता है? वो वसूली खाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। फर्म के विघटन पर ऐसा दायित्व चुकाए जाने पर जिसका लेखा नहीं किया गया है उसको वसूली खाते में, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है। इसके विपरीत ऐसी देनदारी की वसूली होने पर जिनका लेखा नहीं किया जाता है, नहीं किया गया होता है, वो वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। अगला, एक साझेदारी फर्म के द्वारा वसूली खाता तैयार किया जाता है। किस समय तैयार किया जाता है वसूली खाता? फर्म के विघटन के समय तैयार किया जाता है, ऑप्शन सी। एक साझेदारी फर्म के द्वारा फर्म के विघटन के समय वसूली खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट तैयार किया जाता है। इस खाते को तैयार करने का उद्देश्य फर्म की समाप्ति पर उसकी संपत्तियों के बेचने से और दायित्वों के भुगतान से होने वाले लाभ अथवा हानि को ज्ञात करना होता है। अगला क्वेश्चन, अब 3:2 के अनुपात में व्यवसाय को लाभ विभाजित कर रहे थे।
वे सी को साझेदारों में प्रवेश देते हैं जो कि ए से उसके लाभ के अंश का 1/3 और बी से उसके लाभ के अंश का 1/2 भाग प्राप्त करता है। अब बताइए कि नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा। फिर वही क्वेश्चन है, इसको पॉज करिए और सॉल्व करिए। ए बी का लाभ विभाजन अनुपात 3:2 दिया है। नए साझेदार का प्रवेश होता बराबर होगा सी का साझेदार, तो लाभ में सी का हिस्सा आप निकालेंगे। ए के लाभ का भाग 1/3 भाग दिया है प्लस बी के लाभ का भाग 1/2 भाग है। तो इस प्रकार सी का लाभ आप निकालेंगे 3/5 इंटू 1/3 प्लस 2/5 इंटू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 3, 5 3 15, 2 1 2, 5 2 10। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे आप तो 12/30 आएगा। ए का नया लाभ हिस्सा इतना निकलेगा 3/5 माइनस 3/15, और उस तरीके से आपको बी का निकालना है। बी का 2/10 निकल आएगा। अब इन तीनों का लाभ विभाजन अनुपात निकालेंगे तो जो रेशियो बनेगा वो 2:1:2 का होगा। लीजिए इसको पॉज करिए और आप देख सकते हैं, कितनी बार आप देख चुके होंगे, बिल्कुल आप सॉल्व करके आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी बन गई होगी इस टाइप के क्वेश्चन पर, तो इसीलिए कई बार रिपीटेड इसमें दिया गया है ताकि अच्छे से आपके एकदम तैयार हो जाए इस टाइप के क्वेश्चन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2:1:2। अगला, फर्म के समापन पर रोकड़ शेष दर्शाया जाता है। किसमें दर्शाया जाता है रोकड़ शेष? रोकड़ खाते में दर्शाया जाता है, कैश अकाउंट। फर्म के समापन पर रोकड़ शेष को रोकड़ खाते यानी कैश अकाउंट में दर्शाया जाता है, ना कि रियलाइजेशन अकाउंट में। जबकि समापन के समय अन्य सभी संपत्तियों की वसूली को वसूली खाते में दिखाया जाता है। नेक्स्ट, किसी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का तुरंत भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे अंतरित कर देते हैं। किसमें अंतरित करते हैं? आंसर करिए। ऋण खाते में अंतरित करते हैं, ऑप्शन बी, ऋण खाते में। यदि किसी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का तुरंत भुगतान नहीं किया जाता है तो उस देय राशि को ऋण खाते में यानी लोन अकाउंट में अंतरित यानी ट्रांसफर्ड करना होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, फर्म के ऋणों के संबंध में किसी साझेदार का दायित्व सीमित होता है। कितना सीमित होता है? The liability of a partner in respect of the firm's debt is limited up to the amount to। बताइए कितना सीमित होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर करिए। सही जवाब होगा आपका, फर्म में अपनी पूंजी तथा व्यक्तिगत संपत्ति की राशि तक सीमित होता है। हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी। फर्म में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, इसलिए फर्म के ऋणों के संबंध में किसी भी साझेदार का दायित्व फर्म में साझेदार की पूंजी और उसके व्यक्तिगत संपत्ति की राशि तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्म के विघटन पर ऐसा दायित्व चुकाए जाने पर जिसका लेखा नहीं किया गया है, जिस खाते में डेबिट किया जाता है, वो कौन सा खाता होता है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी व्हेन पेड बाय अ फर्म ऑन इट्स डिसोल्यूशन इज डेब्ट टू। बताइए किस खाते में डेबिट किया जाता है? आपका आंसर होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, वसूली खाते में। वसूली खाता नाम मात्र का खाता होता है। जब फर्म विघटन होता है उस समय ये खाता खोला जाता है। फर्म के विघटन पर ऐसे दायित्व के भुगतान पर वसूली खाते को इस प्रविष्टि से डेबिट किया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट रिकॉर्ड टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, ए और बी, इसका लाभ 7:3 के साझेदार हैं ये। सी कुल लाभ के 3/7 हिस्से के लिए साझेदार बनाया गया है। तो बताइए कि साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। सी इज एडमिटेड फॉर 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट। सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स विल बी। 4 ऑप्शन है आपके पास, इसको सॉल्व करिए।
ए और बी का पुराना अनुपात 7:3 दिया हुआ है। अब सी का भाग आप निकालेंगे, उसके बाद जितना भाग निकलेगा सी का उसमें आप शेष भाग को निकालेंगे, यानी 1 माइनस करके निकालेंगे तो 4/7 हो जाएगा। इसके बाद ए का भाग निकालेंगे, यानी जितना शेष भाग निकाले हैं उसमें से आप ए का भाग निकालेंगे और फिर शेष वाले में से बी का भाग निकालेंगे। फिर उसके बाद जितना आएगा उसका रेशियो एक नए अनुपात में निकालेंगे और जो रेशियो आपका बनेगा वो बनेगा 14:6:15। इसको पॉज करिए और इसका सोल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नेक्स्ट, गार्नर बनाम मर्रे के नियम के अनुसार किसी साझेदार के दिवालिया होने के कारण हुई हानि को अन्य साझेदारों में बांटा जाना चाहिए। किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए? पूंजी अनुपात में बांटा जाना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके साथ ही आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। टोटल इसमें हमने 50+ क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। नेक्स्ट सेशन में आगे क्वेश्चन को कवर करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।